हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस पेपर सॉल्व जो आपके सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम कल हमने करे थे 1 to 15 क्वेश्चन, आज हम करेंगे स्टार्ट 16 से। प्रीवियस पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप स्क्रीन में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में ये है, पियाजे के बारे में दिया गया है। थ्योरी पूछी, पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पियाजे की थ्योरी जो हम पढ़ेंगे तो मैं आपको डीपली समझाऊंगी। थोड़ा सा अब पढ़ लेते हैं पियाजे की थ्योरी। तो पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं और निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। फर्स्ट, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की योग्यता। बी, व्यक्तिगत कल्पित कथा। सी, विचार की अनुकरणीयता। पलट ना सके मतलब इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल। नेक्स्ट है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। जब बच्चा ए की बात करें तो इसमें परिकल्पित निगमनात्मक की बात हो रही है। बच्चा क्या करेगा, सॉल्विंग मतलब उसके अंदर सॉल्विंग प्रोसेस आ जाएगा, मतलब हाइपोथेसिस आने लग जाएंगे। तो ये वाला इससे मैच ही नहीं करता। बच्चे इसमें भूलते नहीं है क्योंकि ये फॉर्मल एज है। उसकी कौन सी है, फॉर्मल एज औपचारिक, जो 11 से अबव साल की, 11 से जब वो अबव साल के उसमें अवस्था में होता है। ठीक है, बी की बात करें तो व्यक्तिगत कल्पित कथा, नहीं ये भी नहीं है उसकी पर्सनल। इस क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, याद रखने में असमर्थ है। जब बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं तो जब बच्चे 2 से 7 साल के बीच में होते हैं, 2 से 6 साल के बीच में होते हैं, तो ये स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन से स्टेज में होता है ये बच्चा, प्री ऑपरेशन स्टेज में। तो प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चे में कौन सा गुण आता है, आप सबको पता है, विचारों की अनुकरणीयता आती है, मतलब कि इरिवर्सिबिलिटी का गुण आता है। इरिवर्सिबिलिटी का गुण ये होता है कि बच्चा बैकवर्ड नहीं जा पाता है, अपनी सोच को दोबारा से पुनः आरंभ वाली स्टार्टिंग वाली जो सोच थी उसमें दोबारा बैकवर्ड नहीं जाता है। ऐसी सिचुएशनों को बच्चे ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा होता है तो वह यह नहीं समझ पाता है कि जैसे आप आइज़ है तो आइस से बर्फ़ है, बर्फ़ बन गई, तो अब बर्फ़ से आइस भी बनेगी। ये बच्चा ये वाली हाइपोथेसिस नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। इरिवर्सिबिलिटी का गुण आता है, बच्चा याद नहीं रख पाता है, तो 16 का सी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन ए, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद रखना। बी, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। सी, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। या डी, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो हम जाएंगे याद करना, नहीं, हम ये वाले ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे, ए ऑप्शन तो हट गया। समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए सहारे के द्वारा आधार पर, नहीं। पियाजे की बात चल रही है। पियाजे अपने उसमें कहते हैं कि बच्चे किससे सीखते हैं, बच्चे अनुकूलन से सीखते हैं, समायोजन से सीखते हैं। समायोजन कैसे करते हैं बच्चे, समंजन कैसे करते हैं बच्चे, जब पहले अब बच्चे क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं किसी वस्तु के बारे में। तो आत्मसात करेंगे, उसके बाद बच्चे समायोजन करेंगे, समायोजन से बच्चे क्या करते हैं, अनुकूलन की प्रक्रियाएं सीखते हैं। वे अगर हम पुरस्कार दिए जाने पर वह प्रेरित करेंगे, नहीं, पियाजे ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, तो 17 का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन है। वाइगॉस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र आप सभी जानते हैं ये कौन सा मॉडल है। ये वाइगॉस्की का जो मॉडल है जेडपीडी, आप सबने पढ़ा होगा जेडपीडी, जोन ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की गई है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये एक सर्किल है, इसके अंदर एक सर्किल है। अगर हम इस वाले सर्किल की बात करें तो इस वाले सर्किल के अंदर बच्चा जो होता है वो क्या कर रहा है
किसी की हेल्प से सीख रहा है, ठीक है। ये वाला जो मैंने आपको दिखाया ना फिल वाला एरिया, ये शेडेड वाला, इसमें बच्चा हेल्प से सीख रहा है। लेकिन जो अगर बात करें अंदर वाले सर्किल की, तो बच्चा जो है वो खुद सीख रहा है, खुद मतलब स्वयं सीख रहा है, ठीक है। तो स्वयं सीख रहा है, तो जो बच्चा खुद सीख रहा है और बच्चा स्वयं सीख रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही कहते हैं हम ZPD, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, ZPD। तो अब आप देख सकते हैं, हम ऑप्शन के साथ जाएंगे। अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले, ठीक है, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले और सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य में अंतर। तो आप आगे का ऑप्शन क्या पढ़ेंगे, जब मैंने आपको बता दिया कि ये सर्किल है, ये बड़ा सर्किल है, ये वाले में है बच्चे हेल्प से सीख रहे हैं, इस वाले में बच्चे खुद सीख रहे हैं, तो उसके बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, ZPD। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, तो 18 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 है, बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में क्या सम्मिलित होना चाहिए। ए, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता। बी, अधिगम के न्यूनतम स्तर के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। या सी, आकलन उपकरण के मानकीकरण या अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अब देखिए हम कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं, 19 क्वेश्चन है, पहली बोल दिया एक सांस्कृतिक कक्ष की अध्यापिका है, तो वो जाहिर सी बात है वो अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखेगी, उसको सम्मिलित करेगी ना। अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता नहीं, अपनी नहीं, वो विद्यार्थियों के बारे में सोचेगी, उनके न्यूनतम के अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षा पूरी करेगी, नहीं याद है मानकीकरण स्टैंडर्ड, नहीं। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम, विद्यालयों के बारे में विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को सम्मिलित करना चाहिए। 19 का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर, 20, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। क्वेश्चन में लिखा है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है और कैसा कक्ष है, संरचनात्मक कक्ष है और अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका क्या होगी। मतलब एक कक्ष है और उसमें संरचनात्मक कक्ष है और उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने खुद का आकलन करना है, तो वो क्या करेंगे, इसमें विद्यार्थियों की भूमिका बतानी है। तो ऑप्शन ए, विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिशत के अंकों को सहसंबद्ध किया जाए, नहीं, ये कोई रीज़न ही नहीं है, ठीक है। विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे, विद्यालय एकमात्र आ गया, मैंने आपको बता रखा है, एकमात्र वाले ऑप्शन को तो हम हटा ही देते हैं। नेक्स्ट सी, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, हाँ ये ठीक है। शिक्षा अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना नहीं, शिक्षा अधिगम में आकलन की भूमिका को नहीं नकारा जा सकता, ठीक है। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, विद्यार्थी भी इसमें अपने आकलन के लिए एक योजना बनाएंगे, किसके साथ, अध्यापक के साथ मिलकर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि उच्च प्राथमिक विद्यालय संरचनात्मक कक्ष है और स्वयं के आकलन में विद्यार्थी की भूमिका होगी कि विद्यार्थी भी अपने अध्यापक के साथ, अपने टीचर के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, 20 का सी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 21 में लिखा है समावेशी शिक्षा, किसके बारे में है, समावेशी शिक्षा के मूलधार क्या हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, समाज में भिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, हाँ आवश्यकता है। जब समाज में विभिन्नता और विद्यालयों में आपको विभिन्नता दिखाई दे रही है, तो इसके लिए संवेदनशील होना पड़ेगा और समावेशी होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बी, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करनी, नहीं भाई, हम दया नहीं करेंगे बच्चों के ऊपर, उन्हें उस सुविधाएं पहुंचाएं, नहीं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यार्थियों की व्यवस्था करना लागत प्रभाव नहीं है, नहीं, कि हमें अलग व्यवस्था करनी ही नहीं है बच्चों के लिए। नेक्स्ट, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए, हाँ ये ठीक लग रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा की, तो हमें प्रत्येक
बच्चे के लिए निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानक ध्वनि ये स्टैंडर्ड, ये सबसे पॉइंट जो है फर्स्ट वाला, ये सबसे ज़्यादा सही जा रहा है क्योंकि समाज में विविधता फैल रही है बच्चों के प्रति, वो हमें समावेशी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, 21 का ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा तथा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहे हैं कि तरीका कौन सा अपनाएं कि अध्यापिका जो टीचर हैं उसके द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। हम क्या करें, अगर हम कौन सा तरीका अपनाएं कि हमें सृजनात्मक बच्चे की पहचान हो। अवलोकन करें कि बच्ची समूह कार्य में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। सही बात है। ठीक है, और मानसिक बुद्धि परीक्षण लें, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण लें, या बच्चों को सबसे पहली बात हमें सृजनात्मक बच्चे की पहचान करनी है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ नो और मानकीकृत नो, तो ये तो दोनों कर गए। बच्चों को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से वहाँ जब वह उस समस्या को हल करती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे को विस्तृत रूप से हमें अवलोकन करना चाहिए और विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है, हमें ये देखना चाहिए कि उस समस्या को किस तरीके से हल करती है, कौन से नवीन तरीके अपनाती है। ठीक है, तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, 22 का डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकता के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। क्वेश्चन आप पढ़ ही रहे हैं, एक अध्यापिका है जो किसके किसके वंचित वर्ग से आए, समाज के वंचित वर्ग से आए बच्चों की आवश्यकता के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया द्वारा क्या कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन, अन्य बच्चे को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना और विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता के लिए कहना। बच्चों से क्यों कहना चाहिए, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। बच्चों से थोड़ी कहेंगे कि हम जो वंचित वर्ग से बच्चे हैं उनकी हेल्प करो, उनको सहयोग दो, नहीं। ऑप्शन बी, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तरीकों को अपने बारे में विचार करना जिनमें पक्षपात और रूढ़िबद्धता है। हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है। विद्यालय व्यवस्था में अगर आप देखें तो स्वयं के उन तौर तरीके के बारे में विचार करिए जिससे पक्षपात आपको और रूढ़िबद्धताएं झलकती दिखाई देती हैं। ठीक है, उनके नेक्स्ट है, उनके प्रताड़ित होने के अवसरों में कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे आपस में अनोन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सी वाले ऑप्शन में कि बच्चे आपस में इस तरीके की बात ना करें, तो हम ऐसे मौके ना दें, उन्हें ऐसी अवसर ना दें। और नेक्स्ट है डी, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका क्या कर सकें, उनका अनुपालन करें। देखिए सारे ऑप्शन आपने पढ़ लिए, इसमें से हम ऑप्शन कौन से के साथ जाएंगे, हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे क्योंकि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमें ये विचार करने की आवश्यकता है, उन तौर तरीकों के पर विचार करने की आवश्यकता है जो पक्षपात और रूढ़िबद्धताएं इन वंचित वर्ग के लिए बच्चों के लिए झलक रही हैं। ठीक है, 24 क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। वो पूछ रहे हैं विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। अब अगर सब में विभेदीकरण होगा तो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा, जिसमें नहीं है वो पता चल जाएगा, उनमें से एक है जिनमें नहीं है। ठीक है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का व्याख्यान विधि का, तो इसमें कोई आपको विविधीकरण दिख रहा है, नहीं। माध्यमिक जो भोजन के लिए दौरान दलित बच्चों को अलग बिठाया, ये इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों के लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, ये भी है, डिफरेंस किया जा रहा है लड़के और लड़कियों में। नेक्स्ट, अध्यापकों को की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं, ये भी डिफरेंस किया जा रहा है सामाजिक आर्थिक उनके परिवेश को लेकर। तो हम जाएंगे सीधे सीधे ऑप्शन ए के साथ क्योंकि इसमें कोई विभेदीकरण नहीं किया जा रहा, सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि अध्यापक जो है पढ़ाने के लिए कौन सी विधि यूज़ करते हैं, व्याख्यान विधि। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, 24 का ए इज करेक्ट की
कि इसमें विविधीकरण नहीं दिखाई दे रहा। 24 का ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता, अधिगम अशक्तता कहाँ दिखाई देती है? जो बच्चे पढ़ने लिखने में क्या होते हैं, उन्हें कठिनाई आती है। ऑप्शन ए 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। ऑप्शन बी अन्य बच्चों की धमकाना, आक्रामक कार्य में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, धारा प्रवाह रूप में पढ़ने और शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि अधिगम अशक्तता वाले बच्चे, और अधिगम अशक्तता वाले बच्चे कौन से होते हैं? जिनको पढ़ने लिखने में क्या आती है? कठिनाई आती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। 25 का डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या लिखा है, पढ़िए। इसमें लिखा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? भाई प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चा क्या होगा, जब बच्चों को क्या मिलेगा, एक दूसरे से अनन्य क्रिया करेगा, तो तभी तो वो बच्चे पढ़ने में रुचि लेंगे। ठीक है, उनकी अलग अलग इमेजिनेशन बनाएंगे, तो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, हाँ ये बात भी सही है। प्रश्न उन्हें क्रिया अधिगम को आगे बढ़ाते हैं, हाँ। और संकल्पना दृष्टि से स्पष्ट को भी स्पष्ट, हाँ। जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका आंसर मिलेंगे, तो उनकी जो इमेजिनेशन है उनको स्पष्टता मिलेगी, क्लियरिटी होगी। नेक्स्ट, बच्चों को अपनी भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है, नहीं नहीं ये नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है। हम सीधे सीधे ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे ये लग रहा है, क्योंकि जब बेहतर ढंग से वर्णन कर रहा है कि प्रश्न अनन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ा रहे हैं और संकल्पना दृष्टि से स्पष्टता की दिशा में बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करे, वो ऑप्शन चुनो। तो ऑप्शन बी सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है मुझे। तो 26 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? ऑप्शन ए, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम के लिए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। इसमें पूछा है आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। तो वो कह रहे हैं कि जब विकल्पीय हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को तैयार परीक्षण के रूप में दोहराएं। नेक्स्ट है जब संकलात्मक परिवर्तन विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों का आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। नेक्स्ट, जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। नेक्स्ट, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे बताइए आप? जब हम विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित करेंगे, हम जाएंगे सीधे सीधे ऑप्शन बी के साथ, क्योंकि कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थी को सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट तो 27 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 28। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। हमें देखिए बच्चे को सहारा देने की मात्रा और प्रकार में परिवर्तन की बात चल रही है। ठीक है, तो अध्यापिका की मनोदशा भी डिपेंड करती है, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार या बच्चों के निष्पादन का स्तर या बच्चों की नर्सिंग योग्यताएं। हम सीधे सीधे ऑप्शन बच्चे के निष्पादन स्तर से रिलेटेड होगा कि बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन बच्चे के निष्पादन के स्तर पर निर्भर करता है, ना कि अध्यापिका की मनोदशा पर। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 28 का सी इज करेक्ट। 29 आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन में। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास रखते हैं। ये हम उच्च प्राथमिक की बात कर रहे हैं। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में कंफ्यूज ना हो। तो जब हम क्वेश्चन करें तो उच्च प्राथमिक पे ध्यान दें। गणित अध्यापिका की बात कर रहे हैं हम।
ठीक है, तो वो क्या करेगी? आप विश्वास करते हैं कि विद्यार्थी की गलतियाँ उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उत्पन्न कराती हैं? हाँ, ये बात सही है। जब विद्यार्थी गलती करेगा तो बच्चा क्या करेगा? उसमें चिंतन करेगा। वो चिंतन करेगा तो वो करेगा कि मैंने गलती कहाँ की और मैं ये गलती दोबारा ना करूँ, तो उस पर वो ध्यान देगा। ठीक है? तो ये गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं। बी ऑप्शन पे जाइए। उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो सभी बच्चों में गणित पढ़ाने की योग्यता नहीं होती, रॉन्ग, ये भी नहीं है। नेक्स्ट, लड़के गणित को बिना प्रयास करे ही सीख जाएंगे और यह उनमें जन्मजात विशेषता है और आपको गणित लड़कियों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैथ्स टीचर ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, कि वो लड़के तो बिना सीखे कर लेंगे और लड़कियों को ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को कार्यविधि ज्ञान के जानने की आवश्यकता है, चाहे वे संकल्पना पर आधार नहीं समझते। नहीं, तो हम सीधे सीधे जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, क्योंकि ये ऑप्शन ए मुझे सबसे ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। क्योंकि गणित अध्यापिका के रूप में अगर सोचें तो विद्यार्थी की गलतियाँ उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती हैं। तो ऑप्शन ए 29 का ए इज करेक्ट। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ऑप्शन ए पढ़िए, बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त प्रायोगिक संसाधन प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। ऑप्शन बी, एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है जिसे उसने माता पिता को अर्जित किया है। भाई, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने की असमर्थक एक प्रतिबिंब है। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि एक बच्चे की असफलता वैसा बच्चे की प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो 30 का सी इज करेक्ट। तो आज इतना ही, कल करेंगे नेक्स्ट प्रीवियस पेपर सॉल्व। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।